आज के रियल एनालिसिस के लेक्चर में हम दो काम करेंगे। एक चीज़ ये सीखेंगे कि सीरीज़ में काशी क्राइटेरिया किस चीज़ को कहते हैं, और दूसरा एक रिज़ल्ट करेंगे जिसे हम काशी कंडेंसेशन टेस्ट भी कहते हैं, और उसमें हम रिलेशन बनाएंगे दो सीरीज़ के दरमियान समीशन xn और समीशन 2 पावर n x2 पावर n के दरमियान। एक ख़ास केस में कि जो सीक्वेंस xn है जिससे हमने ये दो सीरीज़ बनाई हैं वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो r में, और नॉन नेगेटिव नंबर्स की डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। सिर्फ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ना हो बल्कि नॉन नेगेटिव नंबर्स की डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम काशी क्राइटेरिया की बात करने लगे हैं सीरीज़ के लिए। सीरीज़ जो समीशन xn है, अगर ये R में एक सीरीज़ है तो ये कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़। किस कंडीशन के तहत? कि हर एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमें मिल जाए एक नेचुरल नंबर एंड नॉट के सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज k फ्रॉम n+1 to m लेस देन एप्सिलॉन हो। और किस n और किस m के लिए? उन सारे m और n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हो। दो स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ है। एक स्टेटमेंट ये है कि जो सीरीज़ समीशन xn है वो कन्वर्जेंट है, और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिलना है कि जब भी m और n ग्रेटर इक्वल टू n0 लिए जाएं तो सम k फ्रॉम n+1 to m का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाए। जब भी दो स्टेटमेंट्स में इफ़ एंड ओनली इफ होता है तो हम पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान के दूसरी प्रूफ किया करते हैं, और दूसरी स्टेटमेंट को ट्रू मान के पहली प्रूफ किया करते हैं। इसमें इस बात का जिक्र है कि जो सीरीज़ समीशन xn है वो कन्वर्जेंट है। ज़रा याद कर लेते हैं कि सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब होता है। समीशन xn के कन्वर्जेंट होने का मतलब होता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो कन्वर्जेंट हो। सीरीज़ की कन्वर्जेंस और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स xn की कन्वर्जेंट दोनों इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ होती हैं। तो हमें चूँकि गिवन है कि जो समीशन xn है वो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये है कि Sn भी कन्वर्जेंट है, और Sn के कन्वर्जेंट होने का इस्तेमाल करके हम ये रिज़ल्ट बनाएंगे। ज़रा याद करें कि Sn का क्या मतलब होता है। Sn का मतलब होता है सीरीज़ की टर्म नंबर 1 से लेकर टर्म नंबर n तक का सम। और ये जो सम है इस वक्त समीशन k फ्रॉम n+1 to m, जिसमें m n से बड़ा नंबर है, इसके लिए अगर मैं Sn के साथ Sm भी बनाऊं, क्योंकि इस स्टेटमेंट में mn से बड़ा नंबर है तो ये टर्म नंबर 1 से लेकर टर्म नंबर m तक का सम होगा, लेकिन उसमें दरमियान में कहीं xn भी आएगा और उसके बाद फिर xm तक। अगर मैं इस Sm में से Sn को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? जब इसमें से इसे माइनस करेंगे xn तक के नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद वाले सारे बच जाएंगे, यानी xn+1, उससे अगला नंबर xn+2 से लेकर xm तक, जिसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली समीशन xk की वैल्यू n+1 से लेकर m तक। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो समीशन k फ्रॉम n+1 to m लिखा हुआ है ये बेसिकली Sm माइनस Sn है। बाद में ये कर रहा था कि अगर हम सपोज कर लें कि समीशन xn कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस Sn जो है वो कन्वर्जेंट है, और सीक्वेंस Sn के कन्वर्जेंट होने का इस्तेमाल करके मुझे Sm माइनस Sn के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस शो करना है। ज़रा याद करें, किसी सीक्वेंस की टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो तो इसका क्या मतलब होता है। इसके लिए मैं आपको याद करवा देता हूँ कॉशी सीक्वेंस। याद रहे एक तो ये बात कि
रियल नंबर्स में जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो कॉशी होती है। अगर हम कह रहे हैं कि Sn कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है Sn कॉशी होगी। और कॉशी सीक्वेंस किसको कहते हैं? एक सीक्वेंस Xn को हम कॉशी कहते हैं जब भी सीक्वेंस की टर्म्स का आपस का डिफरेंस हर पॉजिटिव नंबर से लेस हो जाए। यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि जब भी n और m को आप n0 से ग्रेटर और इक्वल लें तो Xn माइनस Xm का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जाए। और यहाँ पे Xn माइनस Xm का मॉडुलस बेसिकली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स के लिए Sm माइनस Sn का मॉडुलस होगा या Sn माइनस Sm का मॉडुलस होगा। तो बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि अगर सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है तो वो कॉशी सीक्वेंस है और कॉशी सीक्वेंस के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। इसका इस्तेमाल करके हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान के सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करने लगे हैं और प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान के सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करने लगे हैं। समीशन Xn को हमने मान लिया कि वो कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट का मतलब है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn है वो कन्वर्जेंट है। और ये जो Sn है ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। हमारे पास इस वक्त Sn कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी हुआ करती है। इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारे पास कॉशी है और कॉशी सीक्वेंस में हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिला करता है। कैसा नेचुरल नंबर n0 मिला करता है? इस तरह का नेचुरल नंबर n0 मिला करता है कि Sm माइनस Sn का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा जब भी m और n n0 से ग्रेटर और इक्वल हों। यही Sm माइनस Sn के मॉडुलस को हम समीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और चूंकि उसने कहा है कि mn से बड़ा लेकर ये कन्वर्जन करनी है तो हम सपोज कर रहे हैं इस वक्त कि हमारे पास जो m है वो n से बड़ा है और Sm बना रहे हैं। Sm में x1 से लेके xm तक का सम, दरमियान में कहीं xn भी मौजूद है। अब Sn लिखते हैं, Sn का मतलब है x1 से लेकर xn तक का सम और Sm में से Sn को माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और xn प्लस 1 से लेकर xm तक की टर्म्स जो हैं ये वाला सम हमारे पास बच जाएगा। इसको हम समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन x k फ्रॉम n प्लस 1 टू m। यही मेरे पास जो Sm माइनस Sn की वैल्यू आ गई है ये यहाँ 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जब हम इस वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। क्या रिजल्ट बन जाएगा कि समीशन x k फ्रॉम n प्लस 1 टू m का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है जब भी m और n n0 से ग्रेटर और इक्वल हो और साथ में हमने ज्यूम किया हुआ हो कि m जो है वो n से बड़ा नंबर है। तो हमने पहली स्टेटमेंट ट्रू मान ली, सपोज कर लिया कि जो सीरीज समीशन Xn है वो कन्वर्जेंट है और प्रूव कर लिया कि सम x k फ्रॉम n प्लस 1 टू m का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। और अब हम कन्वर्सली चलते हैं और कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं कि जो समीशन x k फ्रॉम n प्लस 1 टू m का मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। हर एप्सिलॉन की दफ़ा हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल रहा है कि ये स्टेटमेंट होल्ड कर रही है और प्रूव ये करते हैं कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है। सीरीज़ को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए बेसिकली मैं प्रूव ये करूँगा कि जो Sn है वो कन्वर्जेंट है और Sn को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए मैं प्रूव ये करूँगा कि जो Sn है ये कॉशी सीक्वेंस है। रियल नंबर्स में हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ करती है। आम मैट्रिक्स स्पेसेस के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि जो कॉशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट भी हो, लेकिन रियल नंबर्स के अंदर हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ करती है। और चूंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं ऐसी सीक्वेंस की जो रियल नंबर्स की है, इसलिए सिर्फ कॉशी प्रूव कर देने से प्रूव हो जाएगा कि Sn कन्वर्जेंट है और अगर Sn कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है जो सीरीज़ समीशन Xn है वो भी कन्वर्जेंट है।
हम इस बात का इस दरमियान में इस्तेमाल करेंगे कि ये जो समीशन एक्स के फ्रॉम n प्लस 1 टू m है, ये बेसिकली Sm माइनस Sn के इक्वल है। तो कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। सपोज कर रहे हैं हम कि हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल रहा है। थ्योरम की स्टेटमेंट में जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको हम सपोज कर रहे हैं कि वो ट्रू है। हर एप्सिलॉन की दफ़ा हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल रहा है कि सम एक्स के फ्रॉम n प्लस 1 टू m का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी m n0 से ग्रेटर और इक्वल है और m हमारे पास n से बड़ा है। और अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे स्टेटमेंट नंबर 2 ली है उसके मुताबिक जो है ये जो समीशन है ये किसके इक्वल है, Sn माइनस Sn के। तो इसकी जगह Sm माइनस Sn लिख लिया। Sm माइनस Sn का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया जब भी हमारे पास m n से बड़ा हो। लेकिन चूंकि ये मॉडुलस है तो मैं Sn माइनस Sm कर लूँ या Sm माइनस Sn कर लूँ, एक ही जैसी बात है। तो इस वक्त अब मैंने इस रिस्ट्रिक्शन को नहीं लिखा है कि m n से ग्रेटर है। Sm माइनस Sn का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है और यही किस चीज़ की डेफिनेशन है, यही इस बात की डेफिनेशन है कि सीक्वेंस जो है वो कॉशी सीक्वेंस है। तो Sn हमारे पास कॉशी सीक्वेंस है R में और हमें मालूम है, क्या मालूम है कि R के अंदर हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब है ये Sn जो है वो कन्वर्जेंट है। अगर Sn हमारे पास कन्वर्जेंट है तो बात ख़त्म हो गई। इसका मतलब है जो सीरीज़ है समीशन xn वो भी हमारे पास कन्वर्जेंट है। तो हमने कॉशी क्राइटेरिया प्रूफ किया है। कॉशी क्राइटेरिया क्या है? कॉशी क्राइटेरिया ये है कि समीशन xn जो है वो कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ सम एक्स के फ्रॉम n प्लस 1 टू m का मॉडुलस लेस है एप्सिलॉन से फॉर ऑल m एंड n ग्रेटर और इक्वल टू n0 के लिए। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन की दफ़ा हमें मिल रहा है एक नेचुरल नंबर n0 के जब भी m और n n0 से ग्रेटर और इक्वल लिए जाएं तो ये सम एप्सिलॉन से लेस है। आइंदा हम इस कॉशी क्राइटेरिया का इस्तेमाल भी किया करेंगे। जब भी हमने सीरीज़ को कन्वर्जेंट प्रूव करना हुआ करेगा तो कोई सा भी एप्सिलॉन लेकर ऐसा नेचुरल नंबर n0 ढूंढा करेंगे कि ये वाला सम एप्सिलॉन से लेस आ जाए। अगर हर एप्सिलॉन की दफ़ा हमने एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढ लिया कि ये सम एप्सिलॉन से लेस आ गया तो प्रूव हो गया कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। इस क्राइटेरिया को हम कॉशी क्राइटेरिया फॉर सीरीज़ कहते हैं। और अब हम करते हैं आज का दूसरा टेस्ट जिसको हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट कहते हैं या 2 पावर n टेस्ट भी कहते हैं। इस थ्योरम की इस टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास xn जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। इसमें दो खूबियां हैं, एक ये कि नॉन नेगेटिव नंबर्स की सीक्वेंस है, दूसरी ये कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब ये है कि इसमें जो हर नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल है। ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब है। और नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब ये है कि इस सीक्वेंस की हर टर्म में जो xn है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ये दो बातें हमें इस सीक्वेंस xn के बारे में गिवन है और स्टेटमेंट ये है कि जो सीरीज समीशन xn है एंड 1 टू इन्फिनिटी ये कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़। कब इफ़ एंड ओनली इफ़? अगर दूसरी सीरीज जो है वो हमारे पास 2 पावर k x 2 पावर के 0 टू इन्फिनिटी कन्वर्ज करे। एक बात हमें गिवन है वो ये कि जो सीक्वेंस xn है वो रियल नंबर्स की है, इसकी टर्म्स नॉन नेगेटिव हैं, इसकी हर टर्म ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ये सीक्वेंस xn डिक्रीजिंग सीक्वेंस है यानी इसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल है। और दो सीरीज़ के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ है, एक
समीशन xn की कन्वर्जेंस और दूसरी सीरीज समीशन 2 पावर k x 2 पावर k, इनके कन्वर्जेंस के दरमियान इफ एंड ओनली इफ है। अगर हम मान लें कि समीशन xn कन्वर्जेंट है तो प्रूव करना होगा कि समीशन 2 पावर k x 2 पावर k कन्वर्जेंट होगी। और अगर हम मान लें कि सीरीज 2 पावर k x 2 पावर k कन्वर्जेंट है तो हमें प्रूव करना होगा कि सीरीज xn भी कन्वर्जेंट है। इसके लिए हम ज़रा कुछ चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज़ करने लगे हैं कि मोनोटॉनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेंट होती है इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड। अगर कोई आपके पास मोनोटॉनिक सीक्वेंस हो, चाहे वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो और चाहे वो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो, वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ वो बाउंडेड हो। और बाउंडेड का मतलब याद करवा दूं, कोई सीक्वेंस बाउंडेड होती है अगर उसकी हर टर्म का मॉडुलस लेसर इक्वल टू सम रियल नंबर m आ जाए। और मैं आपको याद करवा दूं कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है, वो सीक्वेंस जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल हो। गिवन सीक्वेंस हमारे पास xn जो है वो डिक्रीजिंग है, उसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल है, लेकिन मुझे दरमियान में इस बात का भी इस्तेमाल करना है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस उसको कहते हैं जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल हो। और याद करवा दूं, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, जिस सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस एक रियल नंबर m से लेसर इक्वल हो, हम उसे बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। तो हम थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं और प्रूफ में हम फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान के सेकंड स्टेटमेंट को प्रूफ करने लगे हैं। ये जो पहला जुमला है ये हमेशा के लिए ट्रू है, यानी xn जो सीक्वेंस है जिसकी मदद से हमने ये दो सीरीज़ बनाई हैं, वो सीक्वेंस मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग भी है, उसकी सारी टर्म्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स भी है। इफ़ एंड ओनली इफ इन दो जुमलों में है कि अगर xn कन्वर्जेंट है तो 2 पावर k x 2 पावर k भी कन्वर्जेंट होगी। तो इनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट को हम ट्रू मान के सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करने लगे हैं। मान रहे हैं कि जो सीरीज समीशन xn है n1 टू इन्फिनिटी ये कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है इसके सम का आंसर मौजूद है। सीरीज कन्वर्ज किया करती है इफ़ एंड ओनली इफ इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करे, और जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करती है तो जो उसकी लिमिट होती है वही उस सीरीज़ के सम का आंसर होता है। ये समीशन xn कन्वर्जेंट है तो इसके सम का आंसर मौजूद है। इसके सम के आंसर को हमने फ़र्ज़ कर लिया कि वो x है। हमने xn को कन्वर्जेंट सपोज कर लिया है, इसके सम के आंसर को x सपोज कर लिया है। ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, मुझे प्रूफ करना है। उसके लिए मुझे प्रूव ये करना है कि इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो है वो कन्वर्जेंट है। मैं उसके लिए दो बातें करूँगा। एक बात ये प्रूव करूँगा कि जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और दूसरी बात ये प्रूव करूँगा कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो बाउंडेड है। अगर हमारे पास रियल नंबर्स में मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस हो तो वो यकीनन कन्वर्जेंट हुआ करती है। तो मैं इस सीरीज़ को जिसे मैंने कन्वर्जेंट प्रूव करना है, इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड प्रूफ करूँगा। फर्ज कर रहे हैं कि s प्राइम n जो है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है इस सीरीज़ की। ये जो s प्राइम n मैंने सीक्वेंस ली है, इस सीरीज़ की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग तो है ही है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग? ये इसलिए है कि इसमें जब भी आप नेक्स्ट टर्म मालूम करते हैं s प्राइम n में, वो प्रीवियस टर्म से ग्रेटर इक्वल आती है, उसके अंदर टर्म्स का सम बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें s0 मालूम करूं, ये s प्राइम n 0 से शुरू हो रही है, n को 0 लूँ तो n को 0 लेने पर हमारे पास यहाँ पर इसमें एक ही टर्म है 2 पावर 0 और x 2 पावर 0। 2 पावर 0 का मतलब है 1 और ये x1 है। अगर मैं n को 1 लूँ
S1 प्राइम मालूम करूं, सम ऑफ पार्शियल सम्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहली टर्म x1 भी होगी और इस सीरीज की दूसरी टर्म 2x2 भी होगी। टर्म्स बढ़ गई हैं। S0 प्राइम में एक टर्म है, S1 प्राइम में S0 प्राइम वाली टर्म भी है और उसके बाद एक और टर्म भी है, और ये टर्म्स चूंकि सारी की सारी नॉन नेगेटिव हैं तो ऑब्वियसली S1 प्राइम S0 प्राइम से बड़ा है एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास Sn प्राइम है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। दूसरे मैं ये प्रूव करूंगा कि ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है ये बाउंडेड है, यानी मैं प्रूव ये करूंगा कि मेरे पास इस सीक्वेंस में कोई भी टर्म लूं, उसका मॉडुलस लूं, तो मुझे एक रियल नंबर m मिल रहा है कि Sn प्राइम जो है हमेशा m से लेसर इक्वल है। ये बात मैं इसके लिए प्रूफ करूँगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं डायरेक्ट Sn प्राइम को नहीं प्रूफ करने लगा, बल्कि हाफ Sn प्राइम की बात करने लगा हूँ। अगर मैंने हाफ Sn प्राइम को किसी रियल नंबर m से लेसर इक्वल प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियसली Sn प्राइम भी लेसर इक्वल टू सम रियल नंबर हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ हाफ Sn प्राइम की। हाफ वैसे ही, और Sn प्राइम का मतलब है टर्म नंबर 0 प्लस टर्म नंबर 1, n को 1 लूँ, प्लस टर्म नंबर 2, n को 2 लूँ तो 2 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर, n को 3 लूँ तो 2 क्यूब x2 क्यूब प्लस सो ऑन। n टर्म जो है वो 2 पावर n और x2n। ये मेरे पास Sn प्राइम का हाफ है। मैं प्रूव ये करना चाहता हूँ कि ये हमेशा किसी रियल नंबर से लेसर इक्वल है। उसके लिए थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, 2 से अंदर डिवाइड कर लें तो फर्स्ट मेरे पास 1/2 x1 बन गया, सेकंड 2 से डिवाइड करके x2 आ गया, थर्ड को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x4 बन जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4x8 बन जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पावर n-1 और x 2 पावर n बन जाएगा। और मुझे इसको किसी एक नंबर से लेसर इक्वल बनाना है। कैसे किसी एक नंबर से लेसर इक्वल बनाऊं? मैं कोशिश ये करने लगा हूं कि राइट साइड पर मैं पूरी की पूरी सीरीज़ समेशन xn बना लूं। मुझे इस सारी सीरीज़ के सम का आंसर मालूम है। अगर राइट साइड पे ये पूरी सीरीज़ बन गई तो इसकी जगह x आ जाएगा और एक नंबर बन जाएगा। उसके लिए गौर करते हैं, सबसे पहली जो टर्म है ये हाफ xn है, जबकि इस सीरीज़ के सम में सबसे पहली टर्म x1 होगी। इस हाफ x1 की जगह मैं x1 लिखने लगा हूँ। क्योंकि हाफ x1 और x1 में रिलेशन ये है कि x1 ग्रेटर आर इक्वल है हाफ x1 से। जब हाफ x1 की जगह मैं x1 लिखूंगा तो राइट साइड ग्रेटर इक्वल हो जाएगी। ये x2 मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ये जो 2x4 है मैं इसको x3 और x4 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने 2x4 को x4 प्लस x4 लिख लिया। ये जो 4x8 है मैं इसे x5, x6, x7 और x8 बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने इसे x8 को 4 टाइम्स लिख लिया। इस तरह से सो ऑन। ये जो लास्ट में ये जो x2n 2n-1 टाइम्स है, इस x2n को भी मैंने 2n-1 टाइम्स लिख लिया है। ऐसा करने के बाद ये जो x4 है इसको मैं x3 बनाना चाहता हूँ, बना सकता हूँ। x3 और x4 में क्या रिलेशन है? मेरे पास जो xn है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब है हर नेक्स्ट टर्म छोटी है। इसका मतलब है x3 बड़ी और x4 छोटी है। ये जो x4 है, इस x4 की जगह मैंने इससे बड़ा नंबर x3 लिख दिया और ये वाला x4 एज इट इज़। इसी तरह से ये जो x8 है इसकी जगह मैं इससे बड़ा नंबर x5 लिख रहा हूँ। xn डिक्रीजिंग है, हर नेक्स्ट टर्म छोटी है, प्रीवियस टर्म बड़ी है।
x8 और x5 में रिलेशन ये है कि x5 x8 से ग्रेटर और इक्वल है, तो x8 की जगह x5, इस वाले x8 की जगह x6, इस वाले x8 की जगह x7 और ये वाला x8 एज इट इज। इसी तरह से लास्ट वाला x2n एज इट इज, उससे प्रीवियस वाला x2n-1 और सो ऑन, यानी चलते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास x2n आ जाएगा, यहाँ कहीं ये वाला जो होगा ये x2n-1 + 1 होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ये x8 था, x8 जो है ये बेसिकली x2 पावर क्यूब था। यहाँ मैंने x5 लिखा है जो बेसिकली x2 क्यूब से एक कम 2 स्क्वायर + 1 है। यहाँ x5 लिखा है मैंने। इस तरह से ये जो x4 है, इस x4 को मैंने x3 लिखा है। ये x4 x2 स्क्वायर है और इसको मैंने x3 लिखा है, यानी x की में 2 की पावर 2 से एक कम करके उसमें एक ऐड किया है। तो यहाँ पे x2n है, इसकी जगह मैं लिखूँगा x के सबस्क्रिप्ट में 2 की पावर में से एक कम और उससे एक बड़ा नंबर, उससे अगली टर्म में आ जाएगा x2n-1 + 2, जो कि इसके मुकाबले में जो नंबर लिखा हुआ है उसके मुकाबले में वो नंबर कम होगा और सीक्वेंस की वो वाली टर्म इस टर्म के मुकाबले में बड़ी होगी। ऐसा करने से मेरे पास राइट साइड पे जो है कंसेक्टिव सारी टर्म्स आ गई हैं। x1 एज इट इज, x2 एज इट इज, इस x4 की जगह बड़ा नंबर x3, इस x8 की जगह बड़ा नंबर x5, इसकी जगह बड़ा नंबर x6, इसकी जगह बड़ा नंबर x7, ये x8 एज इट इज, इसकी जगह x2n-1 + 1, इसकी जगह x2n-1 + 2 और सो ऑन, और इसकी जगह एज इट इज x2n। ये मेरे पास सारा सम बन गया है। अब मेरे पास हाफ s'(n) जो है वो इक्वल आ गया है x1 + x2 + x2n तक, और मैंने उसके बाद मज़ीद अगली टर्म्स भी ऐड कर ली हैं। मज़ीद अगली टर्म्स ऐड करने से अब ये पूरी सीरीज़ समीशन xn बन गई है। और ये जो मेरे पास सम xn बना है, इस सम xn को हमने यहाँ 1 में कहा था कि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो हम 1 का इस्तेमाल करते हैं और 1 का इस्तेमाल करके इस सम xn की जगह x लिख लेते हैं और 2 को इधर ले आए, तो s'(n) जो है वो <= 2x है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मेरे पास जो Sn' है वो हमेशा 2x से <= है। अगर मैं इसका मॉडुलस लिख सकूं तो Sn' का मॉडुलस <= 2x है। क्या मैं लिख सकता हूं? जी बिल्कुल, Sn' की जगह मैं Sn' का मॉडुलस लिख सकता हूं, इस वजह से चूंकि मेरे पास Sn' जो है वो > 0 है और > 0 नंबर्स के लिए मॉडुलस लिखें या ना लिखें इक्वल बात होती है। तो मैंने Sn' के मॉडुलस को <= 2x प्रूव कर दिया है, यानी मैंने प्रूव ये कर दिया है कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स S'(n) है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। और इससे पहले हम इसको मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग भी कह चुके हैं। इसका मतलब है Sn' मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स में अगर कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड भी हो तो वो कन्वर्जेंट हुआ करती है। इसका मतलब है हमारे पास ये जो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये जिस सीरीज़ की सीक्वेंस है वो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है, यानी 2n x2n जो है ये एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। हमने अज्यूम कर लिया था कि जो समीशन xn है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है, और हमने समीशन 2n x2n को कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया है। हमारे पास जो थ्योरम था उसकी स्टेटमेंट थी कि समीशन xn कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ समीशन 2k x2k कन्वर्जेंट है। इस सीरीज़ को मैं k के साथ लिखूं या n के साथ लिखूं एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैंने xn को कन्वर्जेंट सपोज करके समीशन 2
पावर के x2 पावर k को कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया। अब हम कन्वर्सली प्रूव करते हैं, यानी सपोज कर लेते हैं कि समेशन 2n x2n जो है वो कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसके सम का कोई आंसर है, उस सम के आंसर को हमने y अज्यूम कर लिया। अब हम प्रूव ये करेंगे कि जो समेशन xn है वो कन्वर्जेंट है, और समेशन xn को उसी तरह से कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे जैसे थोड़ी देर पहले मैंने समेशन 2n x2n को कन्वर्जेंट प्रूव किया था। उसके लिए हम समेशन xn की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स लेंगे। सपोज कर लेते हैं कि Sn जो है वो समेशन xn की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है ये अगर हम प्रूव कर दें कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड है, तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो है वो कन्वर्जेंट हुआ करती है। ये जो Sn है ऑब्वियसली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्यों मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? क्योंकि ये जिस सीरीज़ की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स हैं उस सीरीज़ की कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। चूँकि xn ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसलिए जो Sn है वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब मुझे दूसरी बात ये प्रूव करनी है कि जो Sn है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। उसके लिए मैं सीक्वेंस की टर्म नंबर n और टर्म नंबर 2n + 1 - 1 का कंपैरिजन करने लगा हूँ। चूँकि मेरे पास n जो है वो 2n + 1 - 1 से लेसर इक्वल है, इस बात को प्रूफ किया जा सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं n को 1 लूँ तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2² - 1 3 हो जाएगा, और 1 लेसर इक्वल टू 3 है, और इसी तरह से सो ऑन। और चूंकि मेरे पास सीक्वेंस मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है तो इस टर्म का नंबर बड़ा है, तो ये टर्म इसके मुकाबले में ग्रेटर इक्वल होगी। और S2n + 1 - 1 की सारी टर्म्स लिखने लगा हूँ। इसका मतलब है x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 और प्लस सो ऑन। लास्ट में हमारे पास इसी तरह से x2n + 1 x2n + 3 और x2n + 1, लास्ट वाली टर्म ये होगी x2n + 1 - 1। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि मैं इन सब को शक्ल दे सकूं 2k x 2k की। कैसे? ये जो फर्स्ट है x1 इसको हम एज इट इज़ रखते हैं। ये जो x2 + x3 है मैं इसमें x3 को x2 लिख रहा हूँ। याद रहे xn मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से छोटी है। x3 नेक्स्ट टर्म है, x2 प्रीवियस है, x3 छोटी है या इक्वल है, x2 ग्रेटर और इक्वल है। x3 की जगह x2 लिखेंगे तो ये ग्रेटर और इक्वल हो गया। इसी तरह से x4 एज इट इज रखते हैं, x5 की जगह उससे बड़ी टर्म x4 लिख लेते हैं, x6 की जगह भी x4, x7 की जगह भी x4। इसको मैंने x4 रखा, x5 को मैंने x4, x6 को x4, x7 को x4 लिख लिया। इसी बात के बारे में सोचें इस लास्ट ब्रैकेट में। फर्स्ट नंबर एज इट इज रखता हूँ x2n। नेक्स्ट जो टर्म है x2n + 1 उससे प्रीवियस टर्म x2n लिख लेता हूँ। इससे नेक्स्ट टर्म मेरे पास जो x2n + 2 है उसकी जगह भी मैंने x2n लिख लेना है। और ये जो लास्ट टर्म x2n + 1 - 1 है इसकी जगह भी मैंने x2n लिख लिया। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि ये x1 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻0 x2⁻0, ये 2x2 हैं, ये 4x4 जिसको 2² x2², इससे नेक्स्ट वाले को मैं लिख सकूँगा 2³ x2³ और ये जो लास्ट वाला है x2n जो है ये 2n दफ़ा है तो 2n x2n। ये देखें x4 4 दफ़ा था, उसी आर्डर में x2n 2n टाइम्स आएगा तो 2n × x2n और बात बन गई, मसला हल हो गया। ये तो बेसिकली मेरे पास सम बन रहा है। कौन सी सीरीज़ का? ये मेरे पास सम बन रहा है समीशन 2n x2n का, और ये सम इस वक्त मौजूद है मेरे पास
0 से लेके n तक का। और अगर मैं इसमें मज़ीद नेक्स्ट टर्म्स भी ऐड करता चला जाऊँ तो चूँकि हर नेक्स्ट टर्म ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो हमारे पास राइट साइड मज़ीद ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही रहेगी। और ये इस पूरी सीरीज़ का सम आ गया, यानी ये मेरे पास बन गया समीशन 2n x2n n 0 टू इन्फिनिटी। और ये सारा सम हमने अज्यूम किया था किसके इक्वल, y के इक्वल। हमने इक्वेशन नंबर 3 में अज्यूम किया था कि ये सारा सम y के इक्वल है, तो मेरे पास Sn लेसर इक्वल टू y आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n। और अगर मैं इस Sn को Sn का मॉडुलस लिख लूँ, लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास जो Sn है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है। Sn का मॉडुलस लेसर इक्वल टू y आ गया। क्या मतलब हो गया? अगर किसी सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस एक रियल नंबर से लेसर इक्वल हो तो वो सीक्वेंस बाउंडेड हुआ करती है। इसका मतलब है Sn जो है बाउंडेड है। इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं या डायरेक्ट लिख चुके हैं कि ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। Sn मेरे पास बाउंडेड भी है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, ये रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। और रियल नंबर्स की सीक्वेंस जब भी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट हुआ करती है। इसका मतलब है Sn हमारे पास कन्वर्जेंट है। और Sn सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, ये कन्वर्जेंट है। ये जिस सीरीज़ की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है इसका मतलब है वो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है, यानी समीशन xn जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है। तो हमने प्रूफ किया है इस वक्त समीशन 2n x2n को कन्वर्जेंट सपोज करते हुए समीशन xn को कन्वर्जेंट। आइंदा से ये रिज़ल्ट याद रखना है कि समीशन 2n x2n और समीशन xn जो हैं ये दोनों इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ कन्वर्जेंट है। पहली कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट, दूसरी कन्वर्जेंट है तो पहली भी कन्वर्जेंट, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि जो xn है वो सारी ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, कभी नेगेटिव ना हो, और हमेशा xn प्लस 1 जो है वो लेसर इक्वल टू xn हो। अगर xn में ये दो खूबियाँ मौजूद हों तो फिर समीशन xn n चाहे आप 1 से इन्फिनिटी लें चाहे n 0 से इन्फिनिटी लें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा करता है। समीशन xn और समीशन 2n x2n जो है इन दोनों का बिहेवियर इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, दोनों का बिहेवियर सेम है। ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। इसी का कंट्रा पॉजिटिव भी आप बना सकते हैं कि अगर इनमें से एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी। आइंदा से हम इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल भी किया करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद सीरीज़ के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।